स्वागत है बच्चों आप सभी का दी बायोलॉजिक्स के यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज यानी मानव स्वास्थ्य एवं रोग से आए हुए यूपी बोर्ड के गत वर्षों के प्रश्नों को। उम्मीद करते हैं आप सभी की यूपी बोर्ड की तैयारियां बहुत अच्छे से शुरू हो गई होंगी। डेट शीट आप सभी की आ चुकी है, ज़्यादा दिन है नहीं। और याद रखें, हमें मोटिवेशन नहीं चाहिए, हमें चाहिए कंसिस्टेंसी। हमें दिन प्रतिदिन मेहनत करनी है, एक एक कदम चलना है, मैराथन दौड़नी है। चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न जो कह रहा है कि पीत ज्वर यानी येलो फीवर का वाहक कौन है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम पीत ज्वर कहते किसे हैं। बेटा पीत ज्वर कहा जाता है डेंगू को। किसे कहा जाता है? डेंगू को। और डेंगू को एक और नाम दिया जाता है और उसे कहा जाता है हड्डी तोड़ बुखार। क्या कहा जाता है इसे? हड्डी तोड़ बुखार। हमें यहाँ 4 ऑप्शंस दिए हैं। चारों में रोग जनकों का वाहकों का नाम दिया गया है। वाहक की बात हो रही है, यहाँ पर रोग जनक की बात नहीं हो रही है। एक बात हम ज़रूर याद रखेंगे, रोग जनक बेटा वो है जो रोग उत्पन्न करेगा और रोग वाहक वो है बेटा जो जंतु या जीव के शरीर में उस रोग जनक को एंटर कराएगा। इस चीज़ को याद रखिएगा, रोग जनक और रोग वाहक। तो अब अगर हम यहाँ बात करें कि यहाँ कौन-सा ऐसा जीव है जो पीत ज्वर का वाहक है? तो देखिए एनाफ़िलीज़ की जब हम बात करते हैं तो हम सभी को पता होना चाहिए कि फीमेल एनाफ़िलीज़ यानी मादा एनाफ़िलीज़ की जब हम बात करते हैं तो ये मलेरिया रोग कराता है। ये कौन-सा? मलेरिया। प्लाज़्मोडियम को पहुँचाता है और ये बेटा मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मादा क्यूलेक्स हमारा किसके लिए बेटा? हाथी पाँव, जिसे हम फाइलेरियसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? फाइलेरियसिस भी कहते हैं। ये वाहक किसका होता है बेटा? वुचेरेरिया वुचरेरिया बोनोक्राफ्टी का। बोनोक्राफ्टी का। ठीक है? सीसी मक्खी, सीसी फ्लाई ये बेटा रिस्पॉन्सिबल होती है स्लीपिंग सिकनेस के लिए, निद्रा रोग के लिए। किसके लिए? निद्रा रोग, ट्रिपैनोसोमा। ठीक है? तो अब बात आई पीत ज्वर, तो उसके लिए मादा एडीज सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एडीज एजिप्टी किस रोग का वाहक है? अभी हम डिस्कस करते हुए आए हैं, तो इसका सही आंसर फिर से क्या होगा? एडीज। मलेरिया के लिए बेटा कौन रिस्पॉन्सिबल है? मलेरिया के लिए हमने एनाफिलीज, फाइलेरिया के लिए क्यूलेक्स। कोलेरा, कोलेरा बेटा विब्रियो कोलेरी की वजह से होता है, दूषित जल इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डेंगू हड्डी तोड़ बुखार का वाहक क्या है? फिर से वही क्वेश्चन सेम 2024 और 2022 में ये प्रश्न आया हुआ है और इसका सही आंसर होगा एडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकनगुनिया रोग का संचरण किसके द्वारा होता है? चिकनगुनिया रोग यह 2017 में आया हुआ प्रश्न है और चिकनगुनिया रोग के संचरण के लिए अगर हम बात करें तो हमें 4 यहाँ पर जीव दिए गए हैं, जिनमें 3 मच्छर और 1 मक्खी है। ये स्लीपिंग सिकनेस के लिए होता है। एनाफ्लीज से बेटा मलेरिया रोग होता है, मलेरिया। और क्यूलेक्स से बेटा होता है फाइलेरियसिस, हाथी पाँव, फाइलेरियसिस। ये रिस्पॉन्सिबल होता है वो चिरेरिया बोनोक्राफ्टी को शरीर में वाह करने के लिए। तो इसका सही आंसर फिर से क्या होगा बेटा? एडीज। इसका सही आंसर होगा एडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा, ये 2010 और 2016 में आया हुआ है यूपी बोर्ड की परीक्षा में और यह प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग विषाणुओं के द्वारा उत्पन्न नहीं होता है? याद रखेंगे नेगेटिव क्वेश्चन है। हम क्या करते हैं कई बार नहीं को इग्नोर करके हम सही आंसर लगा देते हैं और फिर गड़बड़ हो जाता है। इसमें से हमें ऐसा रोग ढूंढना है जो वायरस की वजह से नहीं होता। इसका मतलब देखो डेंगू, डेंगू वायरस की वजह से होता है वायरस, मम्प्स वायरस, मीजल्स वायरस, है ना? अब यहाँ पर कौन है? टाइफाइड, जो कि होता है बेटा साल्मोनेला टाइफी। रोगजनक का नाम क्या है इसका? साल्मोनेला टाइफी। और साल्मोनेला टाइफी एक तरीके का क्या है? जीवाणु है। इसका मतलब टाइफाइड एक जीवाणु जनित रोग है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? टाइफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? अब हमें ढूंढना है ऐसा जो बैक्टीरिया की वजह से होता है और ये क्वेश्चन आया हुआ है बेटा 2014 में। मलेरिया, इनके हमें रोगजनक पता हो तो मलेरिया का रोगजनक बेटा कौन होता है? मलेरिया का रोगजनक होता है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, टाइफाइड साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफी, डेंगू बेटा डेंगू वायरस यानी डेंगू वायरस की वजह से होता है, इन्फ्लुएंजा H1N1, है ना? अब इनमें से कौन सा हमारे पास है जो जीवाणु की कैटेगरी में आता है? तो यहाँ पर देखें साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी ये हमारा क्या है? ये जीवाणु है। प्लाज्मोडियम क्या है बेटा? प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोवन है। प्लाज्मोडियम क्या है? एक प्रोटोजोवन। नॉन ये स्पोरोजोवन प्रोटोजोवन होता है। डेंगू एक वायरस है। सही आंसर क्या होगा? टाइफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफाइड रोग का जनक 2014-2023 में ये प्रश्न आया हुआ है।
प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, विब्रियो कोलेरी, साल्मोनेला टाइफी और एडीज इजिप्टी। हमें यहाँ पर रोग जनकों के नाम दिए हैं, हमें इनसे संबंधित चारों के रोग भी पता होना चाहिए। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हमें पता है मलेरिया, विब्रियो कोलेरी बेटा कोलेरा, साल्मोनेला टाइफी, टाइफी नाम में ही आ गया टाइफी, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइफॉइड। ये बेटा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ये रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा टाइफाइड के लिए, है ना। टाइफाइड की जांच भी एक टेस्ट के द्वारा की जाती है, हम जिसे क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं बेटा विडाल टेस्ट। क्या कहते हैं? विडाल टेस्ट। ये भी इंपॉर्टेंट रहता है, ये पूछा जाता है टाइफाइड की जांच के लिए कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है? विडाल टेस्ट। एडीज इजिप्टी, डेंगू वायरस यानी डेंगू, है ना। डेंगू को क्या कर, डेंगू वायरस को ट्रांसफर कर। तो इसका सही आंसर क्या होगा बेटा यहाँ पर? टाइफाइड रोगजनक, यानी कई बार आपको टाइफाइड नहीं दिया होगा, केवल साल्मोनेला क्वेश्चन में दिया होता है, तो टाइफी से तो हम पहचान जाते हैं, लेकिन नहीं होता तो याद रखना है साल्मोनेला टाइफी। नेक्स्ट, विडाल टेस्ट, अभी हमने इसकी बात करी थी। 2020, 2023 और 2024 में क्रम से आया हुआ प्रश्न है लगातार। विडाल टेस्ट किस बीमारी की जांच के लिए प्रयोग किया जाता है? अभी हमने बात किया था, इसका सही आंसर था टाइफाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस किस जीव के द्वारा होती है? यहाँ चार, तीन मच्छर और एक मक्खी दी हुई है। मादा एनोफिलीज से तो बेटा कौन सा रोग होता है? मलेरिया। कौन सा रोग होता है? मलेरिया। मादा क्यूलेक्स से कौन सा होता है? हाथी पांव। कौन सा होता है? हाथी पांव, जिसे हम कहते हैं फाइलेरियसिस, है ना। वुचरेरिया मोनोक्राफ्ट इसका रोग जनक है। मादा क्यूलेक्स इसका क्या है? वाहक है। एडीज बेटा डेंगी, डेंगू होता है इससे। सी सी फ्लाई, ये रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा स्लीपिंग सिकनेस के लिए। तो आंसर क्या होगा इसका? ए। निम्न में से, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा गैर संक्रामक रोग है? ये 2024 में आया हुआ प्रश्न है। गैर संक्रामक, देखो रोग जो होते हैं बेटा वो दो तरीके के होते हैं, एक तो होते हैं कम्युनिकेबल यानी संक्रामक रोग, और बेटा कुछ रोग होते हैं जिन्हें हम कहते हैं गैर संक्रामक यानी नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेशन से हम समझते हैं संचार, संचारी, गैर संचारी, असंचारी। संक्रामक रोग वो होते हैं बेटा जो किसी एक ऐसा पर्सन जिसे कोई रोग है, और ये ग्रीन वाला कोई हेल्दी है ना, ये क्या है? ये एक रोगी है, किसी रोग से ग्रसित है, और बेटा ये क्या है? ये एकदम मस्त स्वस्थ, लेकिन ये इससे रोग इसके अंदर क्या हो जाए? ट्रांसफर हो जाए। ट्रांसफर होने का मतलब पानी, हवा, ड्रॉपलेट्स एक्सेट्रा के द्वारा, तो ऐसे रोग संक्रामक रोग कहलाते हैं, है ना। गैर संक्रामक रोग जो छूने से नहीं फैलेंगे, आप किसी का जूठा खाएंगे नहीं फैलेगा, ऐसे रोग गैर संक्रामक होते हैं, है ना। संक्रामक रोग में बेटा देखो जैसे जुकाम आता है, संक्रामक रोग में क्या है? जुकाम है, टाइफाइड है ना, ये सारे रोग जो है आपके किसके एग्जाम्पल है? ये सारे के सारे संक्रामक रोग के एग्जाम्पल हैं। और संक्रामक में भी मैं आपको एक अच्छी चीज बताऊं कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भी होता है, डायरेक्ट तो नहीं फैल रहा, है ना। एड्स संक्रामक रोग है, हेपेटाइटिस बी संक्रामक रोग है, टाइफाइड हैजा, मलेरिया, टाइफाइड, टाइफाइड हैजा, है ना, मलेरिया, ये सारे के सारे रोग क्या हैं? संक्रामक। गैर संक्रामक, अब टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया अभी तो हमने बात करा, ये तीनों के तीनों किसके एग्जांपल है? संक्रामक। तो यहाँ कौन बचा? कैंसर बेटा, अगर किसी को कैंसर है तो किसी के साथ बैठने से कैंसर थोड़ी फैल जाएगा, नहीं ना, ऐसा नहीं होता। तो कैंसर क्या है? नॉन संक्रामक है, यानी नॉन कम्युनिकेबल रोग है। नेक्स्ट, कैंसर रोग के कारकों को क्या कहा जाता है? 2014 में ये प्रश्न आया था, और यहाँ पर हमें चार जो है ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शंस देखें। पैथोजेंस बेटा वो होते हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं, रोगजनक कहते हैं ना। एलर्जेंस वो होते हैं बेटा जिसकी वजह से एलर्जी होती है, जैसे पोलन ग्रेन भी हो सकता है, किसी को धूल की हो सकती है, किसी को परागकण से हो सकती है ना। एलर्जेंस जैसे कुछ भी हो सकते हैं, एलर्जेंस जैसे किसी को भाई परागकणों से दिक्कत है, सर्दी हो गई, ब्रोंकाइटिस हो गया, अस्थमा जैसे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, सांस लेने में दिक्कत आ रही है ना। किसी को धूल से हो सकती है, किसी किसी भी चीज से। म्यूटेजेंस, ये वो होते हैं बेटा जो म्यूटेशन उत्पन्न कराते हैं, यानी उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन जो उत्पन्न कराते हैं उन्हें उत्परिवर्तक यानी म्यूटेशंस कहते हैं। तो पैथोजेंस वो होते हैं बेटा जो, सॉरी, जो रोगजनक कराते हैं, तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा कार्सिजोनस, कार्सिजिनस पदार्थ, जैसे तंबाकू एक्सेट्रा, है ना। ये कैंसर के कारकों को कहते हैं। अगला प्रश्न है, अफीम से मॉर्फिन प्राप्त जो मॉर्फिन होती है वो क्या है? वो फैट है, वो प्रोटीन है, वो विटामिन है, या वो एल्कलॉइड है? यह 2018 में आया हुआ प्रश्न है। तो आपको बता दें कि अफीम से जो प्राप्त होता है वो क्या है? एल्कलॉइड है। भाई विटामिन और प्रोटीन और फैट थोड़ी होगा, अगर प्रोटीन होगा तो सब अफीम के नशे करेंगे। भाई प्रोटीन हमारे लिए जरूरत है, विटामिन की जरूरत होगी, सब अफीम के नशे करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता ना। तो याद रखेंगे अफीम क्या है? अफीम एक एल्कलॉइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटी सीरम में क्या पाया जाता है? एंटी सीरम, एंटी सीरम 2018 में आया हुआ प्रश्न है, ये बहुविकल्पी। दो
एंटी सीरम में क्या पाया जाता है? तो एंटी सीरम में क्या हार्मोन है, क्या एंटीबॉडी है, क्या एंजाइम है, क्या विटामिन है? तो इसका सही आंसर होगा एंटी सीरम में बेटा एंटीबॉडी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एंटीबॉडी, प्रतिरक्षी। याद करो, इसका बड़ा ही प्रतिरक्षी जो है एंटीबॉडी, ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अपने आप में क्या है? इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसका जो डायग्राम है वो भी काफी पूछा जाता है। इसका जो प्रतिरक्षी का जो अणु होता है बेटा, वो कैसा होता है? वाई शेप का होता है। कैसा होता है? वाई शेप का। इसके अंदर चेन्स होती हैं, और ये कैसा होता है? ये होता है वाई शेप का। इसमें एक लाइट चेन होती है, एक हैवी चेन होती है ना? इस तरीके से। और जो है दोनों चेन्स एक दूसरे से डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के द्वारा बेटा क्या होती हैं? जुड़ी हुई होती है। तो इसका सही आंसर होगा एंटीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है एंटीबॉडी किस में पाई जाती है? आरबीसी में क्या हमने कभी सुना है? ये 2014 में प्रश्न आया है, क्या हमने कभी सुना है कि आरबीसी में पाई जाती है एंटीबॉडी? नहीं। प्लेटलेट्स में? थक्का जमाने का काम है भाई इसका। मूत्र में एंटीबॉडी? नहीं। सही आंसर क्या होगा? प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होता है बेटा एंटीबॉडी। प्लाज्मा तो सुना होगा ना सबने। ब्लड की जब हम बात करते हैं, ब्लड का कॉम्पोजिशन जब पढ़ते हैं संगठन, तो उसमें दो ही तो मेजर पार्ट होते हैं, एक तो होता है ब्लड प्लाज्मा, और बाकी का क्या होता है? ब्लड सेल्स, जिन्हें हम ब्लड कार्पिकल्स यानी कि कोशिकाएं भी कहते हैं, यानी ब्लड सेल्स। इसी में हम पढ़ते हैं क्या? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल और इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और बेटा थ्रोम्बोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में कितनी पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला होती है? तो इसका आंसर होगा 4। इसको याद रखेंगे। एक प्रतिरक्षी के अणु में बेटा 4 श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। पॉलीपेप्टाइड की कितनी? 4 पाई जाती हैं। अभी मैंने कहा था इसका डायग्राम भी इंपॉर्टेंट रहता है। इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट रहता है। इस तरीके से वाई शेप का इसका डायग्राम होता है ना? 1 2 3, ये पॉलीपेप्टाइड चेन से तो 1 2 3 4, टोटल कितना बेटा है? 4 चेन्स पाई जाती हैं। ठीक है, प्रतिरक्षी। चलिए, तो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, और प्री वाई क्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। बायोलॉजी को हम पूरा पकड़ के ही छोड़ेंगे। यूपी बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। पहले ही बोल चुका हूँ, हमारा लक्ष्य पास होना नहीं है ना? हमारा लक्ष्य है परसेंटेज मेंटेन करना और रैंक मेंटेन करना। रैंक फॉर अच्छे से अच्छा कॉलेज में टॉप करना, डिस्ट्रिक्ट के रैंक में आना। चलिए, तो आप इसी के साथ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, सपोर्ट करें ऐसे अमेजिंग लेक्चर्स के लिए। थैंक यू।